अपने शहर में देख लो, बहुत से ऐसे अपने आप को पार्षद पति कहते हैं। वैसे वो पार्षद के पति नहीं, पति तो अपनी पत्नी के है। चलो नाम बन गया। अब कल को कोई डीसी पति बन जाए, कोई थानेदार पति बन जाए, कोई बात बनती है? महिलाएं क्या फिर एक रबड़ स्टैंप की तरह इस्तेमाल की जा रही हैं? नहीं, वो शायद उनको इलेक्शन इसीलिए लड़ाया जाता है कि अगर मेरी घरवाली है, जाओगी किथे। अगर मेरे नाम के साथ सरपंच है और इलाके के थाने में जाकर उसके परिवार का कोई पुरुष कहता है जी हम सरपंच जी आए हैं। मेरे साथ हुआ जब मैं गाँवों में जाती थी काम के लिए, घंटा भर तो सरपंच जी बात कर जाए, बाद में पता लग जाए कि जो असली सरपंच है वो तो घर में बंद है, या तो वो जो गोबर होता है वो थाप रही है, या पाथियां, या मेहमानों के लिए चाय पानी की तैयारी कर रही है। मैं ऐसा ही देखती हूँ कि मोदी जी जितना उच्च पहुंचे हैं ना, वो उतना और कोई नहीं पहुंचा, ठीक है। लेकिन ये जो किसानों के साथ आंदोलन है ना, मैंने बहुत बार लिखा है कि मोदी जी जिस दिन आप इसको अपने हाथ में ले लेंगे, किसानों के पास बैठ जाएंगे, ये आंदोलन शांति से, सफलता से संपन्न हो जाएगा और उनका सम्मान मान जो है ना देश में, दुनिया में और ज्यादा बढ़ेगा। इन दिनों जो हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा। D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण और महिला के सशक्तिकरण पर। लंबे समय से हमारे देश में ये मांग चल रही थी कि महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, राजनीति में भी उनका आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण तो मिला महिलाओं को, क्या उनकी राजनीति में उनकी भागीदारी रही या नहीं रही? क्या महिला आज भी रबड़ स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है? इन सब बातों को लेकर हमारे साथ हैं आज पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला, भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार जिस मकसद के लिए ये महिलाओं को आरक्षण राजनीति में दिया गया था, क्या उसका फ़ायदा मिल पा रहा है देश को या नहीं? प्रोफेसर नमस्कार जी। नमस्कार। हमारे D4U न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला आपसे ये सवाल जी, बहुत जब से देश आज़ाद हुआ है ये डिमांड बहुत चल रही थी कि महिलाओं को आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, उनका उन्हें आरक्षण की मांग की गई, सरकारों ने किया भी। तो आपको क्या लगता है, क्या उसका कुछ फ़ायदा हो पाया है? मुझे लगता है कि सच में आरक्षण की मांग महिलाओं ने की नहीं, क्योंकि महिलाएं खुद तो बोलती नहीं। महिलाएं राजनेता, जो पुरुष राजनेता हैं उनके थ्रू बोलती हैं। जो पार्टी चाहती है वह होता है। अब कैसे 1991 में राजीव गांधी जी के टाइम पर भारत सरकार ने संसद में महिलाओं को अपने स्थानीय स्वशासन में दे दिया 33% आरक्षण। बहुत बढ़िया बात हुई। मेरा अपना अनुभव है कि जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता अपनी बहू बेटी को किसी मीटिंग में, जलसे में नहीं लाते थे कि वो बहुत बिजी है जी बच्चे, वो मुझे आके कहते थे, क्योंकि उसके बाद मैं MLA बन गई ना, मुझे कहते थे बहन जी हमारी बहू तो अब खाली हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उसको ज़रा काम में लगाइए। काम में लगाने का मतलब था कि उनको जो इलेक्शन में आरक्षण का लाभ मिल रहा है ना, उनको कैंडिडेट बना के उनको काउंसलर बनवा दीजिए। शहरों में तो काउंसलर ही थे ना। जी। तो वो कहते थे, मतलब जब तक चुनाव लड़ने का मौका नहीं था, बहू बेटी को टाइम नहीं था, और जब चुनाव का पता लग गया अब लड़ सकती हैं, तो बहू बेटी को टाइम हो गया। मतलब सोच में बदलाव आ गया। पर मुझे अच्छा लगा, पर अच्छा अब नहीं लगता। ये जो आरक्षण है ना, ये एक इलाके का है और पता है कि अगली बार ये वार्ड आरक्षित नहीं रहनी। महिला को भी ये पता है कि मैं इस बार जीत गई तो अगली बार मुझे इस इलाके से तो इलेक्शन लड़ना मिलना ही नहीं। रोटेशन में चेंज होता रहता है ये। जी हाँ। और अब जो पुरुष कार्यकर्ता है उनको ये आ गया कि टिकट तो मुझे मिलनी थी, मुझे टिकट नहीं मिल रही तो मेरी पत्नी को मिल जाए, माँ को मिल जाए, बहू को मिल जाए, ताकि अगली बार मैं इलेक्शन लड़ूंगा और ये 5 साल मेरी ग्राउंड तैयार हो जाएगी। अपने शहर में देख लो, बहुत से ऐसे अपने आप को पार्षद पति कहते हैं जी। वैसे वो पार्षद के पति नहीं, पति तो अपनी पत्नी के हैं। चलो नाम बन गया। अब कल को कोई
डीसी पति बन जाए, को थानेदार पति बन जाए, को बात बनती है। जी, अब जी। महिला थानेदार है ना, जी, जी। पर थानेदार पति कोई सामने नहीं आया। नहीं। महिला कमिश्नर है ना, जी। कमिश्नर पति कोई नहीं आया, पर ये पार्षद पति बन गए। जी और बन गए तो चलो बन जाओ, 5 साल बाद तो पार्षद पति नहीं होंगे, जी यानी वो भी रुतबा बदल जाएगा। पर महिलाओं ने अपने अधिकारों का न कहिए कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। तो क्या आपको लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये हमारा पुरुष प्रधान समाज या महिलाएं खुद जिम्मेदार हैं? महिलाएं खुद ज़्यादा जिम्मेवार हैं। मेरे को एक अधिकार मिल गया, मैं काउंसलर हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं सरपंच हूँ, पंच हूँ। अगर मेरे नाम के साथ सरपंच है और इलाके के थाने में जाकर उसके परिवार का कोई पुरुष कहता है जी हम सरपंच जी आए हैं, मेरे साथ हुआ जब मैं गाँवों में जाती थी काम के लिए, घंटा भर तो सरपंच जी बात कर जाएं, बाद में पता लग जाए कि जो असली सरपंच है वो तो घर में बंद है, या तो वो गोए जो गोबर होता है वो थाप रही पाथियाँ। है, या पाथियाँ, या मेहमानों के लिए चाय पानी की तैयारी कर रही है। मेहमानों के लिए चाय पानी की तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं है। जी कोई कुछ भी बन जाए, अपने घर के काम तो हम सब देखते हैं ना। जी जी लेकिन एक बात उनको मना हो जाए। अभी ये जो लास्ट चुनाव हुए ना काउंसलर के अमृतसर में, जी 17 में हुए हैं, जी 17 में 18 में हुए। 18 में जी हुए जी हैं। तो एक काउंसलर महिला मेरे पास आई अपने पति और कुछ समर्थकों समेत, अगर कहती है जी मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, पर ये कहते हैं तेरा काम अब खत्म, तू घर में बैठ, काउंसलरी मैं करूँगा। मतलब उनको रबर स्टैम्प बना दिया जाता है? नहीं नहीं, महिलाओं की एक मजबूरी है, वो घर में शांति बना के रखना। पति नाराज हो, रोज घर में कलेश रहे, इसलिए वो सरेंडर कर देती हैं। मैंने शुरू से चुनाव आयोग को भी लिखा है, भारत सरकार को भी लिखा है कि आप हमारे लिए वार्ड आरक्षित न करें, आप हमारे लिए टिकट आरक्षित करें कि हर पार्टी को 33% सीट जो है ना वो महिलाओं को टिकट देनी पड़ेगी। अब तो 50% मेरा ख्याल मांग हो रही अब थी। की है ना, नहीं पंजाब में तो 50% कर दिया जी। ठीक है। अब 50% के अगर पति ही जाने हैं, और बल्कि ये हो गया, हमारे ऑफिसर बताते हैं दबी आवाज में, कहते हैं जी हमारा तो काम बढ़ गया। एक होता था काउंसलर, अब काउंसलर महिला का पति भी डोब डालता है, पुत्र भी डालता है, बाप भी डालता है, सारे मतलब पूरा एक महिला पार्षद बन जाती है तो पूरा परिवार पूरा पार्षद बन जाता है, परिवार। पति भी पार्षद, बेटा भी पार्षद, पुरुष सदस्य, पुरुष सदस्य। महिला कुछ महिलाएं अब भी हमारे शहर में है, पंजाब में भी होंगी, देखिए बहुत कम महिलाएं हैं वो। हम नहीं। आप कॉर्पोरेशन में देख लीजिए। नहीं, मैं कहती हूँ कुछ हैं, शायद 3% 4% जो अपना काम खुद आके करती हैं और बड़ी हिम्मत से करती हैं। तो जिस मकसद के लिए बेसिकली महिलाओं को ये आरक्षण दिया गया था वो पर्पस तो डिफीट हो गया। अभी देखो 3 दिन पहले की बात है ना, पट्टी के एमएलए ने स्वागत करने के लिए नई चुनी गई नगर पंचायत के मेंबर को बुलाया जी। 7 महिला चुनी गई थी, 2 आई, ठीक है, और स्टेज से 5 आई नहीं, और उसने प्रार्थना की भैनों धीओ आओ तानू पद मिले, मौका मिले, सेवा करो। अपनी एक कमिश्नर जो रह चुकी अमृतसर की महिला, अब की नहीं पहली, वो बड़े दुखी मन से कहती मैंने 8 मार्च को सारे काउंसलर बुलाए महिला, हाँ। एक आई, और उसके बाद कहती मैंने ऑफिस के महिला स्टाफ को बिठा के ना तो वो सारा कार्यक्रम पूरा करवाया, महिलाएं आने को तैयार नहीं। तो इससे कैसा होगा? मुझे लगता है ये बार बार आ रही है ना कि विधानसभा में भी आरक्षण दो। एक तो आरक्षण 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जी। कोई भी आरक्षण 2 वर्ष से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर देना भी है ना तो हमारे लिए टिकट आरक्षित करो, मतलब वार्ड आरक्षित ना हो, टिकट आरक्षित। तो इसका तो अगली फायदा, बार तो ये वार्ड रहना ही नहीं। इसका मतलब ये है जिस मकसद के लिए ये किया गया था वो मकसद तो महिलाओं के बराबर अधिकार का, 99% फेल हो गया। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए आम तौर पर देखा गया है, मान लीजिए किसी एमएलए की वार्ड आरक्षित हो जाती है या उसका विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हो जाता है, उसकी ये कोशिश रहती है कि अपने परिवार के महिला सदस्य को टिकट दिलाई जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरे हाथ से ये सत्ता चली जाए। बस यही सत्ता का ही खेल है कि जो सत्ता मेरे परिवार में आई है ना वो ना जाए। हमारे एक अच्छी बात है, पंजाब की 5 एक सरपंचों का मैंने पढ़ा है जो सुशिक्षित हैं, युवा हैं, उन्होंने अपने अपने गांवों में बड़ा अच्छा काम किया है। अब काम करने के लिए तो मन की तड़प चाहिए, योग्यता चाहिए। जी। अगर अंगूठा लगाने वाले, अमृतसर काउंसिल में भी, अमृतसर कॉरपोरेशन में भी एक मेंबर है ऐसी जो अंगूठा लगाती है, वो क्या एजेंडा पड़ेगी, क्या बहस करेगी, या गांवों में
हमने कर दिया रिजर्व। हरियाणा ने काम अच्छा किया, उन्होंने कम से कम 5वीं तक तो क्वालिफिकेशन रख दी है ना, जनरल कैटेगरी में 8वीं तक पंचायतों में। नहीं, ये तो वैसे हमारे देश की विडंबना है, दुर्भाग्य है हमारे देश का। एक पीएन की नौकरी पानी हो तो उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन अगर कोई नेता बनना है तो उसके लिए कोई ग्रेजुएशन की जरूरत ही नहीं है। ग्रेजुएशन क्या, प्राइमरी पास होने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, तो फिर ये हमारा देश कैसे फिर आगे बढ़ेगा? ये हमारे लोकतंत्र की विडंबना है। जिसने देश के लिए कानून बनाना है, जी, अगर वो एजेंडा ही नहीं पढ़ सकता, वो बहस ही नहीं समझ सकता, क्या करेगा? मतलब उसको पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है। होना तो ये चाहिए कि जो हमारे पार्लियामेंट में जाता है वो कम से कम ग्रेजुएट तो हो। अगर वो ग्रेजुएट भी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कोई एजेंडा समझ सकता है। कि पार्लियामेंट में जाने के लिए क्यों, विधानसभा में जाने के लिए क्यों नहीं समझ? पार्लियामेंट तो ऊपर है ना, कम से कम ग्रेजुएशन तो हो। कम से कम ग्रेजुएशन नहीं है। और मैं आप आंखों देखी बता रही हूँ, जितने लोग विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं या अब भी हैं, जरा उन सबसे पूछो क्या उन्होंने कभी सारा एजेंडा पढ़ा है? क्या उनको पता है कानून जब होता है ना, एक एक धारा पढ़ के पास करना, क्या उनकी जानकारी है? वैसे भी पढ़े लिखे भी रुचि कम ही लेते हैं। उनका काम क्या है, यहाँ कहना आए मतलब यस, यहाँ कहना नो। पक्ष में है तो एक बात बोलनी, विपक्ष में है तो दूसरी बात बोलनी। जिस देश की शिक्षा मंत्री एक बार ये बन गई जो 12वीं पास भी नहीं थी, मेरे देश की। आप नाम बताना चाहेंगे? नहीं, समझदार के लिए संकेत बहुत होता है। इस समय हमारे देश के शिक्षा मंत्री बहुत शिक्षित हैं। नहीं, जब वो बन गई थी तब वो 12वीं पास नहीं थी। तो 12वीं पास यूनिवर्सिटीज में भी जाना है, पीएचडी की डिग्रियां भी बांटनी है, वीसीज को भी एड्रेस करना है। अब जो कभी कॉलेज स्कूल में यूनिवर्सिटी में एंटर ही नहीं किया, वो यूनिवर्सिटियों में क्या जा रहे हैं जी, वो दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने, दीक्षांत भाषण देने जा रहे हैं। ये कैसा हो गया? ये मेरे देश में ही हुआ। हमारे देश की विडंबना है, ये हाँ। सुधार होना नहीं है। अच्छा प्रसाद, जैसे आपने कहा कि महिलाएं क्या फिर एक रबड़ स्टैंप की तरह इस्तेमाल की जा रही हैं? नहीं, वो शायद उनको इलेक्शन इसीलिए लड़ाया जाता है कि अगर मेरी घरवाली है जाओगी किथे। मैं आंखों देखी कहती हूँ, ऐसे काउंसलर शहर में रहे हैं महिलाएं, अब भी हैं, उनकी स्टैंप लेके ही नहीं उनका पति जाता, उनके दस्तखत भी आप कर रहे हैं, आज भी हैं, पीछे भी थे। और मैंने एक दिन बात की, भाई कानून बनाओ। मैंने डिप्टी कमिश्नर को भी लिखा है, मैंने अपने जो डीसी, क्योंकि डीसी के पास एक पावर है कि पंच सरपंच अगर अपना काम नहीं करती, पुरुष या महिला कोई भी, तो उसको सस्पेंड या बर्खास्त किया जा सकता है। तो मैंने बात की अधिकारियों से, मैंने कहा भी काउंसलर को कौन कर सकता है जो जाती ही नहीं, घर से निकलती नहीं। तो उन्होंने कहा भाई ये तो ऊपर से होगा। मैंने पंजाब सरकार को लिखा, अखबारों में भी आया कि भाई जो काउंसलर चुने जाने के बाद सिर्फ हाउस पे बैठती है, मजबूरी है, और सामने अंग रक्षक बनकर पति के लिए भी सीट है, उनमें नहीं, काउंसलरों में नहीं, साइड पे, ठीक है। तो वो फिर क्या करेगी? आपने कोई पुरुष काउंसलर देखा है जिसकी पत्नी उसके साथ बैठे देखे ये क्या कर रहा है उसमें? नहीं देखा ना, आपने कोई पुरुष काउंसलर देखा है जिसकी पत्नी या माता की फोटो लग जाए कि ये मिस्टर ए गोपाल ए सिंह, इनकी पत्नी ये है, माता ये है? लेकिन जितनी महिलाओं का चुनाव प्रचार होता है वहाँ पर उसकी फोटो महिला और पत्नी किसकी या माँ किसकी, मतलब उन बेचारियों की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, और काउंसलर बनने के बाद बनने भी नहीं दी जाती। मतलब कुल मिलाकर तो फिर ये हुआ ना जी, एक कहने को एक ऑरा सा क्रिएट कर दिया गया है कि ये महिलाओं को ये अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन जो अधिकार दिए गए वो एक नाम मात्र के हैं, या यूँ कहा जाए कि केवल उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल उनका, ताकि सत्ता हाथ से चली न जाए। क्योंकि और हर पार्टी ये करती है। अब अमृतसर में देख लो, ममता दत्ता हैं, उनकी सीट रिजर्व हो या ना हो वो हर बार जीतती हैं। हमारी सरोज खन्ना रही है, वो सारा काम खुद करती थी, पर उसको दोबारा टिकट ही नहीं मिला। पर साहब ये तो देखिए, जैसे आपने कहा कि महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिस तरह इस्तेमाल शब्द ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब उनका इस्तेमाल नहीं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है डोमिनेट किया जा रहा है, बेचारी शिखंडी है,
डोमिनेट किया जाता है ना, dominate इनको किया जाता है। डोमिनेशन होती है और इनकी। परिवार की शांति की जिम्मेवारी क्योंकि उन पर है, बच्चों को उन्होंने देखना है। मतलब उनको ये रहता है कि अगर मैं ऐसा अपने पति को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी तो मेरे घर में कलेश हो हाँ, जाएगा। एक महिला ने तो बड़ी भरी मीटिंग में ये कह दिया, किसी ने शिकायत की कि ये तो जी फोन ही नहीं उठाती, पहले इसका पति उठाता है, सेंसर करता है, फिर बात करवाता है। और उसने बड़ी मीटिंग में कहा, जी मेरे को जो इलेक्शन लड़ने पर खर्च हुआ वो भी मेरे पति ने किया, मुझे वोट भी लेके दिए। अगर वो अपने आप को काउंसलर कहते हैं या मेरा फ़ोन वो सुनते हैं तो क्या हर्ज है। बस अब आपसे बड़ा सवाल है जी, आपने देखिए आप एमएलए भी रही, दोबारा आप कैबिनेट मंत्री भी रही, सत्ता जो है अब सेवा का माध्यम रह गया है या सुख भोगने का माध्यम? देखो, कोई इसका कैसे प्रयोग करता है ये उसकी अपनी, जैसे चाकू है ना, नाक काट लो या फल काट लो, ठीक है, तो है तो ये सेवा का माध्यम। अब 3-4 दिन पहले खबरें आ रही थी ना कि लुधियाना के अस्पताल में गर्भवती तड़पती रही बाहर ग्राउंड में, और जुड़वा बच्चे ग्राउंड में ही पैदा हुए, सीरियस है बच्चे। एक खन्ना की रिपोर्ट थी कि गर्भवती महिला आई, उसको कहा जाओ बाहर, अभी उसको अंदर नहीं लिया। तो ये तभी होता है जब विभाग के उच्च अधिकारी और मंत्री अस्पतालों से, अधिकारियों से, इवन एएनएम तक से सीधा संपर्क बना के नहीं रखते। अगर मैं आपको बताती हूँ, मेरे को फख्र है, मैंने अपने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए सारे पंजाब के हर जिले में जाके, बड़े जिलों में 2-2 जगह एएनएम से मीटिंग की। वो बेचारी कहती जी हमें बचत भवन में या इस तरह के बढ़िया हाल में बिठा के चाय पिलाई, ये हमने पहली बार देखा। अन्यथा हमें भीड़ इकट्ठी करके तालियां बजाने के लिए ले जाते थे। कोई वीआईपी आ रहा है, मंत्री आ रहा है, तो ताली बजाने के लिए ले जाओ। तो फिर क्या इसे अगर मैं अभी बात आ रही हूँ कि क्यों हो रहा है, सेवा का माध्यम ये बन जाता है। अगर हमने इसको सेवा का माध्यम बनाया, मैं गर्व से कह सकती हूँ, कोई आत्म प्रशंसा नहीं, तो मेरे समय पे पंजाब में बच्चों की मृत्यु दर नेशनल रिकॉर्ड तक पहुंच गई, जो उनका नेशनल टारगेट था, नॉट रिकॉर्ड। और पंजाब में हम लोगों को 1 अरब रुपया, 100 करोड़ रुपया इंसेंटिव मिला था इस काम के लिए। अगर हेड, डिपार्टमेंट का हेड, उच्च अधिकारी नीचे तक संपर्क बना के रखे ना, और काम करने वालों को शाबाश दे, तो ये सेवा बन जाती है। जी जी। और अगर बच्चों की मृत्यु दर कम हो गई, गर्भवती की मृत्यु दर कम हो गई। आप बात कर रही हैं एक डिपार्टमेंट में, ओवरऑल बात कर रहा हूं। मैं टोटल कह रही हूँ, उदाहरण के लिए कि ये सेवा का माध्यम है, अगर कोई सेवा करे तो। नहीं, अगर देखिए ना, लाखों आपने तो बहुत कम पैसा कभी शायद खर्च भी किया कि नहीं करता अपने एमएलए के। अब मुझे पता है कि अकेले जा के घरों में वोट मांगना, लेकिन आज सब पता है कि लाखों करोड़ों रुपए जो इलेक्शन चुनावों पर खर्च होते हैं, तो फिर वो सेवा का माध्यम कैसे बनेगा? वो नहीं, अब खर्च कोई करता है तो अपनी मर्जी करता है ना करे तो क्या हो जाता है। अगर मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी पहचान है, तो मांगो वोट, काम के लिए मांगो ना। आज ही मजाकी आया हुआ। आपको लगता है कि ये काम के लिए वोट मांगे जाते हैं? क्या आपको लगता है? नहीं, वो सिर्फ समझबाग दिखाए जाते हैं। और अगर काम होता तो फिर जनता ऐसी रहती कि आज भी 20 करोड़ लोग देश के भूखे हैं। जनता जमीन पर सोती है, फुटपाथ पर पैदा होती है, वहीं मर जाती है। अनपढ़ हैं बच्चे, बिना जूते के हैं बच्चे, बिना कपड़े के हैं बच्चे, कुपोषित है बच्चे। अगर ये सेवा का माध्यम होता और चुनावों में पैसे खर्चना ना, और चुनाव के बल पर पैसे बनाना ना, अगर ये ना हो तो लोगों की सेवा होगी। मतलब हमारा देश गरीब है नहीं। देखिए, जो गरीब नहीं है, लेकिन दौलत कुछ हाथों में बंद हो गई है। तो इसका कुछ हल निकलेगा कभी? हमें तो लगता नहीं, क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये चीजें खतरा बनती जा रही हैं। देखो, लोग जब तक सब कुछ सेटे रहेंगे तब तक नहीं, ठीक है। आप देखो, छोटी सी बात है, पिछले 3 दिन में 3 खबरें आई कि 3 बच्चों को कुत्ते काट कर खा गए, हड्डी रोड़ा वाले कुत्ते। किसी को दर्द ही नहीं, ना कोई नेता बोल रहा है, ना संसद में को पूछता है। चल रहा है ना सेशन, कितने बच्चे मर गए, कितने जवान मर गए, कितनों को काट दिया। हम और तो और हमारे बच्चे ये इतने विदेश में क्यों जा रहे हैं? करप्ट सिस्टम और बेरोजगारी से जा रहे हैं ना जी। तो अगर दर्द हो तो तब तो होगा जी। अगर लोगों को दर्द ही नहीं कि जिसको आज से 10 साल पहले भी 8,000 रुपया मिलता था, अब दाल 125 रुपये किलो हो गई, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया, तब भी 8,000 मिलता है, वो क्या करेगा? मैंने तो उस दिन कहा है, प्रधानमंत्री जी ने अच्छी बात कही कि देश का मूड अब विकास का है। मैंने लिखा है कि मूड तो सबका है, पर जो ठेके की नौकरी पर कुचले जा रहे हैं 20-20 साल से, वो भी तो आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उनका भी सोचो। मतलब कुछ लोगों का विकास हो रहा है, पूरे देश का विकास नहीं हो रहा है।
देश की जहाँ तक बिल्डिंगें बननी हैं, जहाँ तक मशीनें हैं, जहाँ हमारा स्पेस का काम है, जहाँ सुरक्षा साधन है, उनका तो हो रहा है। जहाँ तक रोटी सस्ती होनी है, रोटी, पढ़ाई, दवाई, वो हम लोग है ना, कहते हैं ना एक इंडिया है और एक हिंदुस्तान है। हिंदुस्तानी पिस रहा है, हिंदुस्तानी को कुछ नहीं मिल रहा। एक एमएलए, एक एमपी, एक एक्स मिनिस्टर, प्रेजेंट मिनिस्टर अमेरिका में जाए और चाहे 10 करोड़ रुपया इलाज पर खर्च दे, उसको तो इजाजत है। लेकिन ये सिविल अस्पताल के बाहर जाके, डिस्पेंसरी के बाहर देख लो, पर्ची लेके हाथ में खड़े हैं, जो अस्पताल में है वही मिलेगा ना। तो वैसे आपने कई बार लिखा है कि जो 3-3, 4-4 पेंशनें दी जा रही हैं, क्यों दी जा रही हैं? शायद मेरे ख्याल से 3-4 पेंशन मैंने नहीं लिखा, मैंने तो ये लिखा कि आखिर इतनी पेंशन दी को जा रही है। मतलब मैंने 30 साल 34 साल कॉलेज में पढ़ाया, उसकी तो कोई पेंशन नहीं। 3 बार मैं एमएलए बनी तो 3 पेंशन मिल रही? 3 बार की इकट्ठी कर देते हैं ना। पर इतनी पेंशन चाहे 10 बार की हो, इतनी पेंशन मिलनी नहीं चाहिए। लाखों रुपए पेंशन का क्या मतलब? जो 10 बार जीत गए हैं ना, वो तो एक्स होके पता नहीं वो 10 लाख की पेंशन लेते होंगे, को मतलब नहीं है। मतलब सरकारी कोर्स से किसी को भी 1 लाख रुपए से ज्यादा पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। मतलब ये सब नीतियां जो बनाई जा रही हैं फिर नेताओं के लिए, अपने लिए बनाई जा रही हैं, अपने लिए। मतलब उसको तो सब हाथ खड़ा करके उठा देते हैं, पास और आम जनता। जितना विधानसभा में ये बिल पास होता है ना, विधायकों के या सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ाने का, यूनानिमस, उतना कोई बोलता नहीं। चाहे जनता के कितने मर्जी हित की बात सरकार करे, विपक्ष ने विरोध करना ही है। लेकिन यहाँ आकर सब घी खिचड़ी हो जाते हैं सब। तो आपसे एक और सवाल है, पंजाब सरकार के 4 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखती हैं? सरकार ही नहीं देखी निकट से, तो कार्य क्या देखेंगे? जब हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, आप कहते हैं पता नहीं। हमारा मुख्यमंत्री जो है वो जनता से मिलना ही नहीं चाहता। बादल साहब से और कैप्टन में एक अंतर है, दोनों कितना तो ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी के साथ थे, आजकल तो खैर अलायंस खत्म हो गया। दोनों का काम कितना किया सरकारों ने, जब जनता कहेगी किया तभी किया। लेकिन बादल साहब संगत पे आगे बैठ तो जाते थे, चाहे प्यार कर लो, चाहे झिड़कियाँ दे दो, चाहे मांग लो। इस श्रीमान जी को मिलने के लिए तो 3-3 साल प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एक मंत्री जी ने मुझे बताया, बेचारे का नाम क्यों लूँ, कहता मैं सोमवार से शनिवार तक 6 दिन बैठ के आया हूँ चंडीगढ़, सीएम नहीं मिले, तो मैं किस खेत की मूली हूँ? मुझे वो मिले थे अक्टूबर 2017 में। उसके बाद बड़ी कोशिश की। उस दिन मैं जलियांवाला बाग का जब उन्होंने रखा ना फंक्शन, एक नया स्मारक बना रहे हैं, जी। मैं वहाँ इसी आशा से गई कि मुख्यमंत्री जी के निकट दर्शन होंगे, लेकिन वो भी दूरदर्शन से ही करने पड़े। तो चलिए, तो पंजाब सरकार की आपने बात कही है, मोदी सरकार का 5 साल का कार्यकाल और अब जो 1 साल 1.5 साल का, उनका बहुत विरोध हो रहा है। जनता ने बहुत मैंडेट दिया था उनको, आप उसको कैसे देखती हैं? मैं ऐसे ही देखती हूँ कि मोदी जी जितना उच्च पहुँचे हैं ना, वो उतना और कोई नहीं पहुँचा, ठीक है। लेकिन ये जो किसानों के साथ आंदोलन है ना, मैंने बहुत बार लिखा है कि मोदी जी जिस दिन आप इसको अपने हाथ में ले लेंगे, किसानों के पास बैठ जाएंगे, ये आंदोलन शांति से, सफलता से संपन्न हो जाएगा और उनका सम्मान मान जो है ना देश में, दुनिया में और ज़्यादा बढ़ेगा। इन दिनों जो हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा। कई किसान मर गए हैं, लेकिन सरकार उनके साथ नहीं ले रही। जी, सरकार सार नहीं ले रही उनकी। पीएम साहब ने तो उनसे खैर बात भी नहीं की, उनके दूत तो आते हैं लेकिन उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। जो आते हैं ना, तोमर साहब आते हैं, गोयल आते हैं, जो भी हैं, ठीक है, योग्य मंत्री हैं, पर उन्होंने जो देना ना पीछे से पूछ के देना है। पावर तो सारी प्रधानमंत्री जी के पास है ना। अगर यही प्रधानमंत्री जी किसानों के साथ खुद बैठ जाए, मुझे तो ये लगता है वो सीधा उनके बीच ही पहुंच जाए, तो उसी से वो गदगद हो जाएंगे, धन्य धन्य हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने हमारी बात सुन ली। प्रधानमंत्री ने बात सुन ली। ये सोल्यूशन इतना कठिन नहीं है जितना इसको बना दिया गया है। मेरा ख्याल है दोनों तरफ पहले कौन वाली बात बनी हुई नहीं, पहले किसान तो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि एक फोन कॉल दूर हूँ। देखो, मेरा मोदी जी पर ये तो विश्वास है कि मोदी जिस दिन इसको अपने हाथ में ले लेंगे, किसानों के बीच में बैठ जाएंगे, वो अगला सूरज आने से पहले समस्या हल हो जाएगी। तो एक और सवाल है जी, जैसे सरकार पर, केंद्र सरकार पर ये बड़े आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने एक एक करके तमाम सरकारी कंपनियां बेच दी और ये पूंजीपतियों की सरकार है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए, क्योंकि मुझे निजी जानकारी नहीं है कौन सी बेची नहीं बेची, ये जरूर सुना है कि ये जो मंडियाँ हैं ये अडानी अंबानी के पास जा रही हैं, ये ठीक नहीं है। बाकी इस विषय में मैं ज़्यादा जानती नहीं, वो भी पढ़ लूँगी। चलिए, आप ये महिला आरक्षण को लेकर आप क्या समझती हैं, क्या होना चाहिए महिला ताकि उनके हाथ में ताकत आए, जिस वजह से दो चीजें जी, जो महिला कार्यकर्ता फील्ड में निकली हैं जी, उनको टिकट देना चाहिए जी।
परिवार आरक्षण होता नहीं तो है है, मैं नेता हूँ तो मेरे परिवार मेरी के सदस्य को पत्नी, मेरी टिकट, जो बहू, आप बेटी मान लीजिए वो दोनों। कार्यकर्ता पार्टी के लिए नारे मारता है, उसको तो कुछ पता शी नोज नथिंग। मैं एक महिला ने पूछा, मैं क्या काउंसलर बन के की करेंगी? कहती जी तो मेरे घर वाले पता, उन्होंने कहा जा दफ्तर होया और उसको टिकट मिला जी। ठीक है। दो चीजें सरकार कर ले, एक तो सरकार को करना है कि पार्टियों को टिकट उनको पाबंदी की जाए कि हर पार्टी 30% या 50% टिकट महिलाओं को देगी, एक बात। और दूसरा, पार्टियों पर ये असर होना चाहिए कि अगर महिला कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगी तो फिर महिलाएं काम क्यों करेंगी? मतलब यहाँ ऐसा भी होना चाहिए, मान लीजिए एक महिला के साथ उसके पति बैठते हैं, हमारे मंत्री पंजाब के भी हैं, उनके भी पति बैठते थे साथ बैठ के तो कुर्सी लगा साथ बैठ के लगाते थे, तो जैसे उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे या उनको निलंबित कर दिया जाएगा, कुछ ऐसा प्रस्ताव नहीं। पेश। देखो, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए सबको, लेकिन सबसे जरूरी बात ये राजनीतिक पार्टियों को सोचना होगा, अगर महिला को सचमुच काम में लाना है तो। नहीं तो क्या होता है, जो पहले बहुत बेचारी आगे जाती है ना चुनाव के बाद, वो घर बैठ जाती हैं कि भी हमें तो कभी ना टिकट मिलनी है ना कुछ और मिलना है, ठीक है। सारी पार्टियां ऐसा कर रही हैं, कोई भी पार्टी इस पे जो है ना वो अपवाद नहीं है, सब एक काम कर क्योंकि रही हैं। सबका वही बेसिकली मोटिव सेम है सबका। हाँ। वो जैसे आपने कहा कि अपने लिए सब हाथ हड़खड़ा उठा दिए, क्योंकि हाँ। सबको पता है होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला। इनका कहना है कि महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो भी कानून बनाया गया था उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। पार्षद बनती हैं महिलाएं तो उनका पति पार्षद बन जाता है, साथ उनके आता है पुत्र पार्षद होकर काम करता है। हमारे तो पंजाब में पार्षद नहीं आई, अब आज तक पत्नी पार्षद क्यों नहीं आई, पार्षद पत्नी क्यों नहीं आई? हमारे एक मंत्री भी इन्होंने जिक्र किया है पंजाब सरकार ने, वो तो अपनी मंत्री महिला जो उनकी पत्नी है उनके साथ कुर्सी लगाकर बैठ जाते थे। महिलाओं को अधिकार इसलिए दिए गए हैं कि ताकि वो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करें, अपने परिवार के लिए ही काम करना जो है उनकी मजबूरी क्यों बन गया है, ये भी इन्होंने बेबाकी से बताया है। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।